बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं आप लोगों का केमिस्ट्री इंस्ट्रक्टर शहबाज हसन केमिस्ट्री के एक नए टॉपिक के साथ आपके सामने हाजिर हूँ। स्टूडेंट, आज का हमारा जो टॉपिक ऑफ डिस्कशन है वो है एलोट्रोपिक फॉर्म्स ऑफ सब्सटेंसेस। कि सब्सटेंसेस की एलोट्रोपिक फॉर्म्स क्या होती हैं, कौन से सब्सटेंसेस हैं जो एलोट्रोपिक फॉर्म्स को शो करते हैं, उनकी कंडीशंस क्या क्या होती हैं किसी भी एलिमेंट की कि वो एलोट्रोपी को शो करेगा, तो उसके लिए कौन कौन सी शराइत हैं। आज के लेक्चर में हम ये सारा कुछ डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम शुरू करते हैं जी एलोट्रोपी से। सबसे पहला शॉर्ट क्वेश्चन इसमें यही बनता है कि व्हाट इज एलोट्रोपी। ठीक है, तो एलोट्रोपी क्या होती है? किसी भी एलिमेंट का एक से ज्यादा शक्लों में पाया जाना, उसकी सेम फिजिकल स्टेट में, कि उसकी फिजिकल स्टेट वही रहेगी लेकिन उसकी शक्लें एक से ज्यादा हों, तो इस अमल को हम एलोट्रोपी कहते हैं। ठीक है, इसे कहते हैं जी एग्जिस्टेंस ऑफ एन एलिमेंट, एग्जिस्टेंस ऑफ एन एलिमेंट in more than one crystalline form, in more than one crystalline form, या इसको आप स्ट्रक्चरल फॉर्म भी कह सकते हैं, क्रिस्टलाइन फॉर्म। समझ आ रही है? इन द सेम फिजिकल स्टेट, इन द सेम फिजिकल स्टेट, उसकी फिजिकल स्टेट तब्दील नहीं होगी लेकिन उसकी शक्ल जो है वो एक से ज्यादा होंगी, शक्ल जो उसकी है। ठीक है, एग्जिस्टेंस ऑफ एन एलिमेंट, किसी भी एलिमेंट का पाया जाना इन मोर देन वन क्रिस्टलाइन फॉर्म, एक से ज्यादा क्रिस्टलाइन हालत में, इन द सेम फिजिकल स्टेट, एक ही फिजिकल या तबई जिसको आप कहते हैं हालत में पाया जाना, ये अमल एलोट्रोपी कहलाता है। स्टूडेंट, यहां पर एक वर्ड इस्तेमाल हुआ है क्रिस्टलाइन फॉर्म। तो क्रिस्टलाइन फॉर्म जो है ये हम सॉलिड्स के लिए इस्तेमाल करते हैं। सॉलिड्स की दो टाइप्स होती हैं, एक को हम एमॉर्फस सॉलिड कहते हैं और दूसरे को क्रिस्टलाइन सॉलिड्स कहते हैं। एमॉर्फस सॉलिड्स वो सॉलिड होते हैं जिनमें अरेंजमेंट ऑफ द पार्टिकल इज नॉट रेगुलर, मतलब वो बेतरतीब अंदाज से जुड़े हुए हों तो उसको हम कहते हैं एमॉर्फस सॉलिड। और अगर अरेंजमेंट ऑफ द पार्टिकल्स इन अ सॉलिड इज रेगुलर, मतलब एक खास तरतीब में जुड़े हुए हों, तो फिर हम उनको कहते हैं कि वो क्रिस्टलाइन सॉलिड्स हैं। इससे एक पता चल गया कि एलोट्रोपी सॉलिड्स में होती है और उन सॉलिड्स में होती है जिनमें अरेंजमेंट ऑफ द एटम्स या अरेंजमेंट ऑफ द पार्टिकल्स इज रेगुलर, मतलब एक तरतीब के साथ जुड़े हुए होते हैं। अब हमने कहा कि किसी भी एलिमेंट का एक से ज्यादा क्रिस्टलाइन हालतों में पाया जाना एलोट्रोपी कहलाता है। ये जो क्रिस्टलाइन हालत होती है किसी भी एलिमेंट की, एक से ज्यादा, जिसको हमने कहा क्रिस्टलाइन फॉर्म, इनको हम कहते हैं एलोट्रोपिक फॉर्म। कि these crystalline forms are called allotropic forms. These crystalline forms are called allotropic forms. क्या कहते हैं जी उनको? allotropic forms. समझ आ गई स्टूडेंट्स? ये मतलब एक एलिमेंट जो एक से ज्यादा हालतों में पाया जाता है ना, उन्हीं उसकी क्रिस्टलाइन हालतों को हम एलोट्रोपिक फॉर्म कहते हैं। क्यों? क्योंकि ये एलोट्रोपी फिनोमिना है। उन हालतों को एलोट्रोपिक फॉर्म्स कहते हैं और इस पूरे अमल को जिसमें एक एलिमेंट एक से ज्यादा शक्लों में जाहिर हो रहा होता है उसको हम एलोट्रोपी कहते हैं। समझ आ गई स्टूडेंट्स? इसके बाद अगर एग्जांपल की बात करें जो हमारी बुक में मेंशन्ड है, तो सबसे पहले उसने एग्जांपल दी है जी। फॉर एग्जांपल हमारे पास जो एलिमेंट है ऑक्सीजन, एलिमेंट कौन सा है जी? ऑक्सीजन। ऑक्सीजन एग्जिस्ट इन टू क्रिस्टलाइन फॉर्म, exists in two crystalline forms, two allotropic forms. Oxygen exists in two allotropic forms. समझ आ रही है बात की? हमने कहा कि किसी भी एलिमेंट की अगर एक से ज्यादा हालतों में वो पाया जाता है तो उन हालतों को क्या कहते हैं? एलोट्रोपिक फॉर्म्स। तो ऑक्सीजन भी दो एलोट्रोपिक फॉर्म्स में पाया जाता है। वो कौन कौन सी हैं? एक हमारे पास है जी O2, जिसको हम क्या कहते हैं? मॉलिक्यूलर ऑक्सीजन। और एक हमारे पास है जी O3, जिसको हम क्या कहते हैं? ओजोन। तो ऑक्सीजन इन दो एलोट्रोपिक फॉर्म्स में पाई जाती है। ठीक है, इसके बाद हमारे बुक में जो दूसरी एग्जांपल दी हुई है, जो मेजरली एग्जांपल है, वो है जी हमारे पास एलोट्रोपिक फॉर्म्स ऑफ कार्बन। एलोट्रोपिक फॉर्म्स ऑफ कार्बन, कि कार्बन की कौन कौन सी एलोट्रोपिक फॉर्म है। ठीक है, हमारी बुक के अंदर जो मेंशन्ड है वो तीन एलोट्रोपिक फॉर्म मेंशन्ड है जी।
सबसे पहले हमारे पास डायमंड है, उसके बाद हमारे पास ग्रेफाइट है, और तीसरी हमारे पास बैकमिंस्टर फुलरीन है। ठीक है, बैकमिंस्टर फुलरीन। तो सबसे पहले कौन सी है जी? डायमंड। एक हमारे पास जो एलोट्रोपिक फॉर्म है कार्बन की वो डायमंड है, दूसरी हमारे पास जो है वो ग्रेफाइट है, समझ आ रही है स्टूडेंट्स, और तीसरी जो एलोट्रोपिक फॉर्म है कार्बन की वो हमारे पास है जी बैकमिंस्टर फुलरीन। समझ आ रही है? इसका मतलब क्या है कि कार्बन इन तीन हालतों में पाया जाता है। अभी हमने पढ़ा था कि एक एलिमेंट एक से ज्यादा हालतों में पाया जाए तो वो हालतें उसकी एलोट्रोपिक फॉर्म कहलाती है। तो इस वजह से हमने लिखा है एलोट्रोपिक फॉर्म ऑफ कार्बन। ठीक है, अब कौन कौन सी हालतों में कार्बन पाया जाता है? डायमंड, ग्रेफाइट और बैकमिंस्टर फुलरीन। ठीक है, अब इसमें हम देखते हैं कि इनमें फर्क क्या होता है तो तीनों कार्बन की, और तीनों का एटॉमिक नंबर एक ही होता है। कार्बन का जो एटॉमिक नंबर होता है C6। ठीक है, तो इसको भी C से रिप्रेजेंट करते हैं, इसको भी C से रिप्रेजेंट करते हैं, इसको भी C से रिप्रेजेंट करते हैं। तो इन तीनों में फर्क क्या है? ठीक है, तो हम देखते हैं कि इसमें जो अरेंजमेंट ऑफ एटम्स होती है उसके डिफरेंट होने की वजह से ये हालतें डिफरेंट हो गई है। समझ आ रही है? अरेंजमेंट ऑफ द एटम्स इज डिफरेंट इन डिफरेंट फॉर्म्स, या जो एटम्स हैं वो जुड़े हुए हैं मुख्तलिफ हालतों में मुख्तलिफ तरह से। ठीक है, तो अगर मैं बात करता हूं कि डायमंड में, तो डायमंड की जो अरेंजमेंट ऑफ एटम होती है वो टेट्राहेड्रल अरेंजमेंट होती है। टेट्राहेड्रल अरेंजमेंट ऑफ कार्बन एटम्स, अरेंजमेंट्स ऑफ कार्बन एटम्स। क्या मतलब है कि डायमंड के अंदर जो कार्बन एटम जुड़े हुए होते हैं वो टेट्राहेड्रली जुड़े हुए होते हैं, और जब कार्बन टेट्राहेड्रली जुड़े हुए होते हैं तो वहां पर जो एक शेप बनती है, ज्योमेट्री जो बनती है वो क्यूबिक ज्योमेट्री बनती है। ठीक है, इसका मतलब क्या है टेट्राहेड्रल का? मिसाल के तौर पर एक कार्बन है तो वो इस तरह से, इस तरह से, इस तरह से और इस तरह से, मतलब चार दूसरी साइड्स एटम के साथ जुड़ा हुआ होता है। ठीक है, ये चार साइड एटम इसके साथ कार्बन, हर कार्बन एटम के साथ चार दूसरे एटम जुड़े होते हैं। इस वजह से हम कहते हैं कि टेट्राहेड्रल अरेंजमेंट ऑफ कार्बन एटम्स। ठीक है, और इस तरह से ये एक दूसरे के साथ मिलते जाते हैं और एक बड़ा मॉलिक्यूल बनाते हैं जिसको हमने क्या कहा? जेंट मैक्रो मॉलिक्यूल। जेंट मैक्रो मॉलिक्यूल मतलब इस तरह से कार्बन एक दूसरे के साथ मिलते जाते हैं टेट्राहेड्रली अरेंजमेंट के साथ और एक बड़ा मैक्रो मॉलिक्यूल बना देते हैं, और उसकी जो ज्योमेट्री बनती है, मतलब सभी के मिलने के बाद वो क्यूबिक शेप होती है। ठीक है, डायमंड के अंदर कोई फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं होते हैं। ठीक है, इसके अंदर क्या होता है जी? कोई फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं होते हैं, नो फ्री इलेक्ट्रॉन, नो फ्री इलेक्ट्रॉन। अब इसमें कोई फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं है तो इसी वजह से डायमंड जो है वो नॉन कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होता है, क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी ने तभी कंडक्ट होना है जब वहां पर फ्री इलेक्ट्रॉन होंगे, या जिनको हम कहते हैं मोबाइल इलेक्ट्रॉन होंगे। ठीक है, नॉन कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, नॉन कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। समझ आ रही है बात की? हमने अभी तक सिर्फ डायमंड को डिस्कस किया है कि डायमंड में जो कार्बन की अरेंजमेंट होती है वो टेट्राहेड्रल अरेंजमेंट होती है, और इसकी जो ज्योमेट्री बनती है वो क्यूबिक बनती है, और इसमें कोई फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं होता। इस वजह से ये बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होता है। इसकी जो अपीयरेंस होती है या जो इसकी नेचर है वो क्या है कि ये हार्ड होता है। ठीक है, हार्ड होता है बहुत, और इसका मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है? हाई, हाई मेल्टिंग पॉइंट होता है। समझ आ रही है बात की? ये कुछ प्रॉपर्टीज है डायमंड की जो कि एक एलोट्रोपिक फॉर्म है कार्बन की। इसके बाद हमारे पास है ग्रेफाइट। अब ग्रेफाइट भी कार्बन की है, तो इसमें जो कार्बन एटम अरेंज हुए होते हैं लेयर्ड स्ट्रक्चर ऑफ हेक्सागोनल रिंग्स। लेयर के अंदर एक तहें होती हैं कि एक कार्बन की तह, फिर एक कार्बन की तह, फिर एक कार्बन की तह है, और वो तहें किस तरह की होती हैं? हेक्सागोनल, मतलब उसकी जो ज्योमेट्री बनती है वो हेक्सागोनल, और इसकी जो ज्योमेट्री बनती है वो क्यूबिक। ठीक है, लेयर्ड स्ट्रक्चर ऑफ हेक्सागोनल रिंग्स ऑफ कार्बन, हेक्सागोनल रिंग्स ऑफ कार्बन एटम्स। के यहां पर जो कार्बन एटम्स अरेंज हुए होते हैं वो किस शेप में अरेंज हुए होते हैं? इस हेक्सागोनल स्ट्रक्चर में जुड़े हुए होते हैं, मतलब कार्बन एटम एक हेक्सागोनल शेप जो है ना वहां पर बना रहे होते हैं और लेयर्ड के अंदर मौजूद होते हैं। ठीक है, अब ग्रेफाइट में ऑलमोस्ट 4 इलेक्ट्रॉन में से हर एक इलेक्ट्रॉन
फ्रीली मूव कर रहा होता है। मतलब चार चार का अगर हम पेयर करें, इसमें चार चार इलेक्ट्रॉन को अलग किया जाए तो ऑलमोस्ट हर चार में से एक इलेक्ट्रॉन फ्री होता है, जिसकी वजह से इलेक्ट्रॉन के फ्री होने की वजह से ग्रेफाइट जो है वो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करता है, कि इट कंडक्ट्स इलेक्ट्रिसिटी। समझ आ रही है? कंडक्ट्स इलेक्ट्रिसिटी किसकी वजह से करता है जी इलेक्ट्रिसिटी? ड्यू टू द फ्री इलेक्ट्रॉन, ड्यू टू द फ्री इलेक्ट्रॉन्स। फ्री इलेक्ट्रॉन्स की वजह से डायमंड जो है हमारे पास वो क्या करता है जी? इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करता है। इसकी जो अपीयरेंस होती है वो सॉफ्ट होती है और स्लिपरी टू टच होती है। ये क्या होता है जी? सॉफ्ट होता है और स्लिपरी टू टच होता है, स्लिपरी टू टच। ठीक है स्टूडेंट्स, और क्योंकि हमने कहा कि ये क्या होता है जी? कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होता है, तो इसको हम यूज करते हैं बहुत सारे इलेक्ट्रोड्स के अंदर। ठीक है, जहां हमें इलेक्ट्रिसिटी मतलब इलेक्ट्रिसिटी का सोर्स चाहिए होता है, और सेल्स के अंदर। समझ आ गई है? कि अभी तक हमने पढ़ा है कि जो एलोट्रोपिक फॉर्म्स ऑफ कार्बन में से दो को, डायमंड को और ग्रेफाइट को, इसका भी सी मतलब इसको भी सी से रिप्रेजेंट करते हैं, इसको भी सी से रिप्रेजेंट करते हैं, इसको भी सी से रिप्रेजेंट करते हैं। लेकिन इनमें जो डिफरेंस आता है वो अरेंजमेंट ऑफ द एटम्स की वजह से होता है। यहाँ पर क्यूबिक अरेंजमेंट है, यहाँ पर हेक्सागोनल अरेंजमेंट है। अब हम आगे देखते हैं बैकमिनिस्टर फुलरिन में किस तरह की अरेंजमेंट होती है। तो बैकमिनिस्टर फुलरिन जो है ये क्या होता है जी? इट कंसिस्ट ऑफ atoms arranged in hexagons and pentagons, hexagons and pentagons। इसमें जो एटम्स की अरेंजमेंट होती है वो हेक्सागोनल अरेंजमेंट होती है और पेंटागोनल अरेंजमेंट होती है। ठीक है, दे हैव अ केज लाइक स्ट्रक्चर। इनका जो स्ट्रक्चर होता है वो किस तरह का होता है जी? दे हैव अ केज लाइक स्ट्रक्चर, पिंजरे की तरह इनका स्ट्रक्चर होता है। दे हैव अ केज लाइक स्ट्रक्चर। समझ आ रही है बात की? पहले ऊपर मैंने बता दिया कि इनमें जो एटम्स की अरेंजमेंट होती है वो हेक्सागोनल और पेंटागोनल होती है। जैसे कि हमारे पास फुटबॉल होती है, फुटबॉल में आपने देखा होगा कि इस तरह से हम फुटबॉल का जो स्ट्रक्चर होता है वो होता है, और इसमें इस तरह की हमें जो है ना वो रिंग्स वगैरह नजर आ रहे होते हैं, इधर से अटैच है। ठीक है, इस तरह से कुछ पेंटागोनल होते हैं, कुछ हेक्सागोनल होते हैं। ठीक है, इस तरह से हमारे पास जो है ना वो हमें जो स्ट्रक्चर नजर आ रहा होता है वो कुछ इस तरह का होता है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो इसमें जो एटम्स की अरेंजमेंट है वो कुछ इस तरह से हुई होती है। ठीक है, और इसका अगर हम बात करें तो फुलरिन जो है वो हाईली स्टेबल है एट हाई टेम्परेचर एंड हाई प्रेशर, लेकिन इसका जो मेल्टिंग पॉइंट होता है वो लो होता है। इसका एक यूनिक कैरेक्टर ये है, जैसे कि हमने ऊपर बात की, कि इसमें क्या होता है कि इसमें कोई फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं होते हैं, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन इसमें मौजूद नहीं होते हैं। इस वजह से हमारे पास जो बैकमिनिस्टर फुलरिन है ये भी नॉन कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होता है। ठीक है स्टूडेंट, समझ आ गई कि अभी तक हमने इसमें क्या डिस्कस किया है कि जो फुलरिन होती है इट कंसिस्ट ऑफ एटम्स अरेंज्ड इन पेंटागन और हेक्सागन, दे हैव अ केज लाइक स्ट्रक्चर। ठीक है, और ये इसकी जो नेचर होती है वो कोवेलेंट होती है, और कोवेलेंट नेचर होने की वजह से जो फुलरिन है वो सॉल्युबल होती है इन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स। ठीक है, और हमने क्या कहा कि इसके अंदर कोई अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन मौजूद नहीं होते, मतलब फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं होते, इस वजह से ये इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट नहीं करती है। इसको भी हम लिख सकते हैं कि नॉन कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। ये भी क्या होता है जी? नॉन कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। समझ आ रही है बात की कि इसमें से भी इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं होती है। तो इस कार्बन की तीनों एलोट्रोपिक फॉर्म्स को हमने डिस्कस कर लिया है कि डायमंड है, ग्रेफाइट है और बैकमिनिस्टर फुलरिन है। ठीक है, इसके बाद हमारे पास एक और एलोट्रोपिक फॉर्म्स कुछ और चीजों की भी बयान की गई हैं, इसमें हमारे पास सल्फर की एलोट्रोपिक फॉर्म्स है, कि एलोट्रोपिक फॉर्म्स ऑफ सल्फर। समझ आ रही है बात की? फॉर्म्स ऑफ सल्फर। तो सल्फर की दो एलोट्रोपिक फॉर्म यहाँ पर मेंशन है, एक सल्फर रोहोम्बिक होता है और एक सल्फर मोनोक्लिनिक होता है। सल्फर रोहोम्बिक, ठीक है, और एक सल्फर मोनोक्लिनिक होता है। ये दो सल्फर की क्रिस्टलाइन फॉर्म्स हैं, क्योंकि सल्फर भी जो है ना सॉलिड के तौर पे एग्जिस्ट कर रहा होता है। ठीक है, और इसका यहाँ पर टेम्परेचर जो होता है वो होता है जी 95.5 सेंटीग्रेड। ठीक है, कि अगर 95.5 सेंटीग्रेड होगा तो सल्फर दोनों हालतों में पाया जाएगा। ठीक है, जिसको हम सल्फर रोहोम्बिक कहते हैं और सल्फर मोनोक्लिनिक कहते हैं। और ऐसा टेम्परेचर जिस पर एक एलिमेंट दो हालतों में पाया जाए उस टेम्परेचर को हम कहते हैं ट्रांजिशन टेम्परेचर। क्या कहते हैं जी? ट्रांजिशन टेम्परेचर। तो डेफिनेशन क्या हो जाएगी? द टेम्परेचर
at which an element exists in more than one crystalline form. वो टेम्परेचर जिस पर एक एलिमेंट एक से ज्यादा हालतों में पाया जाए उस टेम्परेचर को हम ट्रांजिशन टेम्परेचर कहते हैं, ठीक है। और ये ट्रांजिशन टेम्परेचर से अगर कम होगा तो सल्फर इस हालत में आ जाएगा, और इससे अगर ज्यादा होगा तो सल्फर इस हालत में आ जाएगा, ठीक है। और इसमें मोर स्टेबल कौन सी होती है, वो ये होता है जी, रोहम्बिक जो है ये मोर स्टेबल होता है। ये सवाल भी पूछा गया है कि कौन सा इन दोनों में स्टेबल है, तो मोर स्टेबल कौन सा है जी, सल्फर रोहम्बिक, ठीक है। तो ये हमारे पास बुक में जो मेंशन थी कि उसने एलोट्रोपी की डेफिनेशन दी है, एलोट्रोपिक फॉर्म्स के बारे में बताया है, ऑक्सीजन की एग्जांपल दी है, ठीक है। एलोट्रोपिक फॉर्म्स ऑफ कार्बन है और एलोट्रोपिक फॉर्म्स ऑफ सल्फर है, ठीक है। ये तीन एग्जांपल्स हैं, इसकी आगे डिटेल दी हुई है तो इसको आपने अच्छी तरह से याद करना है, ठीक है। अब हम देखते हैं कि एलोट्रोपी कौन शो करता है, ठीक है, कौन सी चीजें हैं जो एलोट्रोपी को शो कर रही होती हैं, ठीक है। तो सबसे पहले ये एलोट्रोपी जो है ये एक एलिमेंटल फिनोमिना है, एलिमेंटल फिनोमिना है। मतलब क्या है कि सिर्फ एलिमेंट ही इस फिनोमिना को शो करते हैं, कि एलिमेंट ही एलोट्रोपी को शो कर सकते हैं, ठीक है। दूसरी चीज क्या है कि ओनली क्रिस्टलाइन सॉलिड शो करते हैं, ओनली इन क्रिस्टलाइन सॉलिड्स। दूसरे सॉलिड्स की भी मैंने पहले आपको बताई थी, क्रिस्टलाइन सॉलिड्स, एमॉर्फस सॉलिड्स में ये नहीं होता है, ठीक है। तीसरी कंडीशन क्या है, या तीसरी किन में नहीं होगा, तो हम कहेंगे कि लिक्विड डू नॉट शो, लिक्विड्स डू नॉट शो एलोट्रोपी। तो एलोट्रोपी को लिक्विड नहीं शो करते, गैसेस शो करती हैं, सिर्फ ओनली ऑक्सीजन एटम, गैसेस शो ओनली जो कि ऑक्सीजन है वो शो करती है। जैसे अभी हमने ऊपर डिस्कस भी किया कि ऑक्सीजन दो हालतों में पाई जाती है, O2 एंड O3, ये मॉलिक्यूलर ऑक्सीजन है और ये ओजोन वाली शक्ल है। समझ आ गई बात की कि सिर्फ एलिमेंट शो करते हैं और सिर्फ क्रिस्टलाइन सॉलिड में होती है एलोट्रोपी, लिक्विड डू नॉट शो, लिक्विड नहीं शो करते हैं, गैसेस में से सिर्फ ऑक्सीजन शो करती है एलोट्रोपी की, ठीक है। और इसके अलावा इसकी जो अरेंजमेंट, अब क्यों एलिमेंट शो करते हैं एलोट्रोपी, ये तो हो गया ना कि कौन कौन से शो करेंगे। अब हम कहते हैं कि सवाल आता है कि व्हाई एलिमेंट शो एलोट्रोपी, तो ड्यू टू द डिफरेंट अरेंजमेंट ऑफ एटम्स इन डिफरेंट फॉर्म्स, कि एलिमेंट शो द फिनोमिना ऑफ एलोट्रोपी ड्यू टू द डिफरेंट अरेंजमेंट ऑफ एटम्स इन डिफरेंट फॉर्म्स। किसकी वजह से शो करते हैं जी, ड्यू टू द डिफरेंट अरेंजमेंट ऑफ एटम्स, डिफरेंट अरेंजमेंट of atoms in different forms, in different forms। समझ आ रही बात की, ये सवाल का जवाब है आपका कि अगर कोई पूछता है कि क्यों एलिमेंट एक से ज्यादा शक्लों में पाए जाते हैं, तो एक से ज्यादा शक्लों में पाए जाने की वजह यही है कि क्योंकि उनके दरमियान जो एटम्स की अरेंजमेंट होती है वो मुख्तलिफ होती है, ठीक है। अब ये जो एक एलिमेंट की एलोट्रोपिक फॉर्म्स होती हैं, इनकी केमिकल प्रॉपर्टीज सेम होती हैं लेकिन फिजिकल प्रॉपर्टीज डिफरेंट होती हैं। क्यों केमिकल प्रॉपर्टीज सेम होती हैं, ये सवाल आता है कि व्हाई द एलोट्रोपिक फॉर्म्स ऑफ एन एलिमेंट हैव द सेम केमिकल प्रॉपर्टी बट डिफरेंट फिजिकल प्रॉपर्टीज। तो जो केमिकल प्रॉपर्टीज होती हैं वो एटॉमिक नंबर के ऊपर डिपेंड कर रही होती हैं, और एटॉमिक नंबर किसको शो करता है, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स को, और किसी भी एलिमेंट में जितने नंबर ऑफ प्रोटॉन्स होते हैं उतने ही इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो अभी हमने बात की थी, हमारे पास ये भी सी है, ये भी सी है, ये भी सी है, तो मतलब C6 C6 C6, क्योंकि कार्बन का एटॉमिक नंबर 6 है। तो केमिकल प्रॉपर्टीज एटॉमिक नंबर के ऊपर बेस्ड होती है, क्योंकि इनका एटॉमिक नंबर तब्दील नहीं होता तो केमिकल प्रॉपर्टीज भी तब्दील नहीं होती हैं, ठीक है। लेकिन इनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज डिफरेंट होती हैं, ठीक है। जैसे कि हमने वो किसकी वजह से डिफरेंट होती है, ड्यू टू द डिफरेंट अरेंजमेंट ऑफ एटम्स इन डिफरेंट फॉर्म्स, ठीक है। जैसे कि हमने यहाँ पे डिस्कस किया, इसका हाई मेल्टिंग पॉइंट होता है, ठीक है, ये नॉन कंडक्टर होती है, ये सॉफ्ट होती, ये हार्ड होती है, ये सॉफ्ट होती है, ये कंडक्टर होती है, ठीक है। ये इसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज है। तो फिजिकल प्रॉपर्टीज डिफरेंट होती हैं ड्यू टू द उसके मतलब जो अरेंजमेंट ऑफ एटम्स डिफरेंट है इस वजह से, ठीक है। तो आज का हमारा यही लेक्चर था। एक और टर्म भी है इस पे, अगर उसको भी डिस्कस कर लेते हैं, पॉलीमॉर्फिज्म। पॉलीमॉर्फिज्म, मॉर्फ का मतलब होता है शक्ल और पॉली का मतलब होता है ज्यादा होना। अब ये कहां पर होता है कि इफ द कंपाउंड एग्जिस्ट इन मोर देन वन क्रिस्टलाइन फॉर्म, कंपाउंड्स एग्जिस्ट्स इन मोर देन वन फॉर्म, मोर देन वन क्रिस्टलाइन फॉर्म। अगर कंपाउंड एक से ज्यादा हालतों में पाया जाए तो उसको, उस फिनोमिना को हम क्या कहते हैं जी, पॉलीमॉर्फिज्म। क्या कहते हैं जी, पॉलीमॉर्फिज्म। इसकी एग्जांपल में कैल्शियम कार्बोनेट की एग्जांपल देता हूं, कैल्शियम कार्बोनेट, ठीक है। ये दो हालतों में पाया जाता है, ट्राइगोनल और ऑर्थरोम्बिक, ट्राइगोनल एंड ऑर्थरोम्बिक,
ये इसकी दो शक्लें हैं जिनमें ये हमारे पास ये कंपाउंड है कैल्शियम कार्बोनेट, जिसको आप चूने का पत्थर कहते हैं, और ये भी दो हालतों में पाया जाता है। तो अगर कंपाउंड एक से ज्यादा हालतों में पाए जाए तो उस फिनोमेना को हम पॉलीमॉर्फिज्म कहते हैं, और अगर एलिमेंट एक से ज्यादा हालतों में पाए जाए तो उसको हम एलोट्रोपी कहते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, यही आज का हमारा लेक्चर था। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको ये अच्छे से समझ आ गया होगा। बुक से बहुत अच्छी तरह से आपने इसको रीड करना है। आपके जहन में कोई भी क्वेश्चन हो आपने उसको कमेंट बॉक्स में पूछना है, इंशाल्लाह आपको जल्द उसका आंसर देने की कोशिश करूंगा। अल्लाह हाफिज।